Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook looking around, and our today's topic is Chapter 26, Defense Officer Wahida. It is a story of a defense officer Wahida who belongs to Jammu and Kashmir. Right? She is a lieutenant commander and a doctor in Indian Navy. Right? And in this chapter, we are going to learn or going to read about the interview of Lieutenant Commander Wahida. Right? And we will also read about her life, how she became a lieutenant commander, right? And how she became a doctor, from which family she belongs, and how many members are there in her family, and some other things we will read in this chapter about this डिफेंस ऑफिसर वहीदा. राइट, यह हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 26, हमारी रक्षा अधिकारी वहीदा के बारे में. वहीदा के बारे में कुछ बातचीत है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहीदा जो कि एक लेफ्टिनेंट कमांडेंट हैं या लेफ्टिनेंट कमांडर हैं भारतीय नौसेना में, एक डॉक्टर हैं, और वो किस प्रकार डॉक्टर बनी, किस प्रकार वो लेफ्टिनेंट कमांडर बनी, अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है. कैसे परिवार से वो आई और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. राइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डिफेंस ऑफिसर वहीदा. हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? शी इज़ लेफ्टिनेंट. अब ये लेफ्टिनेंट नहीं है, इसे पढ़ रहे हैं Lieutenant Commander Wahida Prism, doctor in the Indian Navy. She is one of the few women who has worked on a naval ship. She is the first woman to lead a parade. This is considered to be a very big honor in the armed forces. वो पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी ये फोटोग्राफ कहीं देखा है, मतलब इसकी ये फ़ोटो कहीं आपने देखी है. वो कहते हैं कि ये जो हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म हैं. अब यहाँ पर इंडिया में से लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पढ़ेंगे. डॉक्टर हैं, कहाँ पर डॉक्टर हैं? इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में. ये बहुत ही कम महिलाओं में से ऐसी महिला हैं जिन्होंने काम किया है एक नौसेना के शिप, मतलब जहाज में. यानी कि भारतीय नौसेना के जहाज में काम करने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक महिला हैं. कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म. राइट, यह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने लीड की थी, मतलब जो परेड में सबसे आगे थी, जिन्होंने परेड की चलाया था परेड को, वो पहली भारतीय महिला हैं. दिस इज़ कंसिडर, और ये माना जाता है ऐसा एक बहुत बड़ा सौभाग्य या बहुत बड़ा सम्मान है आर्मेड फोर्सेस के लिए. सशस्त्र सेनाएं, आर्मेड फोर्सेस मतलब ऐसी सेनाएं जो सशस्त्र हों, जिनके पास अस्त्र शस्त्र हों, उनके लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि वो किसी परेड को लीड करें, मतलब सबसे आगे चलें. ऐसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, घर में पापा होते हैं, वो क्या करते हैं? लीड करते हैं. तो ठीक, ये अपने आप में गर्व की बात है कि ये वो पहली महिला हैं जिन्होंने परेड को लीड किया था. वो कहते हैं वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक, लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक. हमने मुख्य तौर पर वहीदा से इस किताब के लिए, मतलब इस किताब में इनका चैप्टर रखना था, इसलिए स्पेशली उनसे बात की है. चलिए देखते हैं हमने उनसे क्या क्या बातें की.
अब वो कहते हैं क्वेश्चन क्या रखा। सबसे पहला क्वेश्चन था, वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। वहीदा कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के और अपने स्कूल के बारे में बताइए। तो वहीदा बताना शुरू करती हैं। वहीदा, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मंडी। दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. I did my schooling from a government school. Most of the girls from the village studied in my school. However, few of them ever thought of what they would do after finishing school. I always wanted to become someone special and move forward in life. I was very interested in higher studies and wanted to complete the 10th class. In my area, it was a new thing at that time. My mother and father had to face many problems because of this. We even had to move out of our village. We then went to live with my grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. Right? तो वहीदा बताना शुरू करती हैं कि उनका बचपन कैसे था और क्या था। वो बताती हैं कि मैं एक बहुत छोटे से गांव जिसका नाम था थाना मंडी से हूँ। और ये कहाँ है? दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर स्टेट के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जिसे जिला बोलते हैं। अब जिला क्या होता है? जैसे कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक जिला बना दिया जाता है। जैसे भारत में पहले 29 और अब 28 राज्य हैं। कुछ टुकड़ों को, कुछ अलग अलग शहरों को मिलाकर राज्य बना दिए जाते हैं। शहरों को भी कुछ कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है। उनको जिले में छोटा छोटा बनाया जाता है। राज्यों को जिले में बांट दिया जाता है। और जिला जैसे हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है और वो जिले में उस क्षेत्र के जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका कार्यालय, उनका ऑफिस वगैरह होता है। तो वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसका गांव थाना मंडी। राइट? अब वो कहती है कि मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल था, वहाँ से की। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हमारे गांव की बहुत सारी लड़कियां वहीं उसी स्कूल में पढ़ती थी। हाउएवर, जबकि फ्यू ऑफ देम एवर थॉट, कि उनमें से कुछ लोगों ने ही कभी सोचा था कि ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, कि स्कूल ख़त्म करने के बाद वह क्या करेंगी, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा था। मगर मैं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समथिंग स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मगर मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ विशेष करना चाहती थी और अपने जीवन में मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना चाहती थी। इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। किसमें? हायर स्टडीज़ मतलब और आगे पढ़ने में, आगे पढ़ने में मेरा बड़ा मन था। और मैं कंप्लीट करना चाहती थी अपनी 10th क्लास। मैं 10th क्लास भी कंप्लीट करना चाहती थी। मेरे क्षेत्र में, इन माई एरिया, इट वॉज न्यू थिंग एट दैट टाइम। उस समय यह अपने आप में नई बात थी जब उसने हाई स्कूल किया। मतलब उस टाइम कोई 10th भी पास नहीं करता था जब उसने 10th पास की। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण मेरे माता पिता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और वो लोग चले गए अपने दादी के घर। कहाँ? राजौरी में। और वहीं से उन्होंने अपनी 12th क्लास भी पास की। राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया उनसे? सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो क्वेश्चन था, ओहो, इसका मतलब तुम हमेशा सोचती थी अलग तरह से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही तुम कुछ अलग तरीके से सोचा करती थी। तो वहीदा कहती हैं, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। I was very fond of riding a motorcycle. We are 3 sisters. My father wanted one of us to become a doctor and one a teacher. He wanted the third daughter to become a lawyer or join the police force. I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in the Jammu Kashmir Police Force. तो वहीदा बताती हैं इस क्वेश्चन को सुनकर कि
क्या तुम मतलब आप तो शुरू से ही कुछ अलग करना चाहती थी? तो वो कहते हैं हाँ, जब भी मैं बहुत छोटी छोटी थी, मैं यंग थी, मैं चाहती थी कुछ अलग करना और मुझे शौक था। फाउंड मतलब शौकीन, तो मैं बहुत शौकीन थी राइडिंग अ मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल चलाने की, मोटरसाइकिल की सवारी करना मतलब मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें थीं। मेरे पिता चाहते थे कि एक जना डॉक्टर बने, एक टीचर, और वो चाहते थे कि उनकी तीसरी लड़की बने लॉयर। लॉयर मीन्स वकील, या वो कोई पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे, किसी पुलिस में चली जाए। और आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी, और मैं तो डॉक्टर हो गई इंडियन नेवी में। और मेरी जो सिस्टर है एक, वो जम्मू पुलिस फोर्स में है, वो जम्मू पुलिस में है। तो ये उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया उनसे, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर कैसे बने? वहीदा बताती हैं, आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड मी अ लॉट। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS। मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे दोस्तों ने और मेरे परिवार के सदस्यों ने इसमें मेरी बहुत मदद की। अलॉट मतलब बहुत मदद की। आई गॉट एडमिशन, और मुझे एडमिशन मिला जम्मू मेडिकल कॉलेज में, और मैंने वहाँ पढ़ाई करी 5 साल और बनी MBBS। MBBS होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये क्या होता है कि जब डॉक्टर बनना होता है तो डॉक्टर बनने के लिए हमें MBBS का कोर्स करना होता है। MBBS एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं, BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो MBBS जो है डॉक्टर्स में सबसे अच्छा कोर्स करने के लिए या सबसे बड़ा कोर्स करने के लिए MBBS करना ज़रूरी होता है। तो जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS की पढ़ाई करी, और MBBS की पढ़ाई 5 साल होती है, ये भी आपको पता चला, राइट। अब नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ डिड यू गेट इन टू अ डिफेंस फोर्सेस, डिड डोंट योर फैमिली स्टॉप यू। वो कहता है कि तुम्हें डिफेंस फोर्सेस में तुमने नौकरी की, और क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इसमें रोका नहीं। डिफेंस फोर्सेस मतलब रक्षा सेना में तुम्हारे काम करने जब तुम्हारा मन किया तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रोका नहीं। तो वहीदा कहती है, ओह नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द forces would be the best thing for me. When I was very small, I would see army officers in our village. I wanted to be like them. This was really a very big dream for me. While in school, I attended camps, climbed mountains, and was a girl guide. After I became a doctor, I appeared for an interview to join the armed forces. I got selected there and received a training for 6 months. तो वो बताती हैं कि ना, ओह नो, बिल्कुल भी नहीं। दे फेल्ट, वो सोचते थे कि ये जॉब जो है किसमें, फोर्स में यानी सेना में, वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, उनके लिए, मेरे लिए यह सबसे अच्छा है अगर मैं किसी सेना में नौकरी करूं तो। मतलब उसके घर वालों को ये पसंद था। मैं जब बहुत छोटी थी मैं देखा करती थी, आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स, मैं आर्मी के ऑफिसर्स को देखा करती थी अपने गांव में, और मैं उनके जैसा बनना चाहती थी। यह सचमुच में ऐसा था जैसे कोई सपना मेरा पूरा हो रहा है, यानी कि फौज में आना एक सपना पूरे करने जैसी बात थी। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, मैंने कैंप्स को अटेंड किए थे, मैं कैंप्स में शामिल हुई थी। और उन कैंप्स में उन्होंने क्या क्या किया, वो पहाड़ों पर चढ़ी और वॉज अ गर्ल गाइड, और मैं उन सब में गर्ल गाइड थी, मतलब मैं सबसे आगे वाली लड़की थी। आफ्टर, इसके बाद मैं डॉक्टर बन गई, और मैं अपीयर्ड मतलब मैं शामिल हुई, उपस्थित हुई किसमें, एक इंटरव्यू में, टू ज्वाइन द आर्मेड फोर्स, सशस्त्र सेना में ज्वाइन करने के लिए मुझे इंटरव्यू में शामिल होना पड़ा, और मेरा सेलेक्टेड मैंने, मुझे छांट लिया गया देयर वहाँ पर, और रिसीव्ड, और मैंने पाया अ 6 month ट्रेनिंग, और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी, डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप। वो कहता है कि तुमने इंडियन नेवी ही क्यों चुना और क्या तुमने कभी भारत नौसेना के जहाज में समय बिताया है या रही हो। तो वहीदा कहती हैं वेल आई एम वेरी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग, आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, आई रियली एन्जॉयड इट। वो कहती है कि वेल अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन थी यात्रा करने के, ट्रैवलिंग करने के, और मुझे पसंद था अलग अलग जगहों को देखना। मैं चाहती थी दूर दूर जगहों पर जाना और मैं पैदा हुई थी पहाड़ों पर। एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, और मैं काम कर रही हूँ इस वक्त समंदर में। इट्स रियली इन्जॉय, आई रियली इन्जॉयड इट, और मैं इसे बहुत इसको इन्जॉय करती हूँ, मैं इसका बहुत आनंद लेती हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप, आई एम वन ऑफ देम। Earlier, women were not allowed to go to naval ships. When an opportunity was given, I myself went forward and gave my name. I even want to go in a submarine. I wanted to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go in submarines, but whenever it is allowed, I will certainly go. अब ये बहुत अच्छी बात कह रही है। जितनी भी लड़कियां हैं वो अगर से ध्यान से सुनेंगी तो मुझे लगता है कि वो भी कुछ करने के बारे में और अच्छा करने के बारे में सोचेंगी। ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि बहुत ही कम लेडी ऑफिसर ऐसी हैं जिन्हें मौका मिलता है, हु हैव वर्कड ऑन अ शिप, जिन्होंने एक शिप पर काम किया हो, एक जहाज में काम किया हो। आई एम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक हूँ। ये फ़ख्र की बात है। अर्लियर, पहले औरतें जो थी वो उनको नेवल शिप में, नौसेना के जहाज़ों में जाने की परमिशन नहीं थी, उनको नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने मौका, और व्हेन, जब मुझे मौका मिला, वॉज गिवन, जब मौका दिया गया, आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड, मैंने खुद को आगे किया और अपना नाम दिया। आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमरीन, और यहाँ तक कि मैं सबमरीन में भी जाना चाहती हूँ। अब सबमरीन क्या होता है? शिप तो, जहाज जो है वो पानी के ऊपर रहता है, जबकि सबमरीन जो होती है वो समंदर में बहुत नीचे गहराई पर चलती है, डूबी रहती है पानी के अंदर, राइट। तो वो कहती है कि मैं तो सबमरीन में भी जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन्स कैन नॉट डू, कि मैं वो हर काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं औरतें नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है कि अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर लड़की चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। एट प्रेजेंट, इस वक्त, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, इस वक्त औरतों को आज्ञा नहीं है सबमरीन्स में जाने की, लेकिन जब कभी भी परमिशन मिलेगी मैं ज़रूर जाऊंगी। सर्टेनली मतलब ज़रूर, मैं ज़रूर जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या पूछा गया उनसे वो था, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, तो क्या होगा तुम्हारी उस MBBS की डिग्री का। मतलब कि अगर तुम सबमरीन्स वगैरह में जाओगी तो फिर तुम्हारी डिग्री का क्या काम। तो बताते हैं, आई एम अ डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन्स टू पेशेंट्स, she is in fact a medical officer. The ship goes to sea for 3-4 months at a time. There, it is my responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy. I carry out medical checkups of all the officers and sailors. I also have to make sure that no garbage collects and there are no rats on the ship. Rats and garbage can spread diseases. I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. In case there is an accident on the ship, such as fire, everybody must be ready to deal with it. तो वो कहती है
जब उससे पूछा जाता है कि फिर तुम्हारे अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे डॉक्टर की डिग्री का क्या फ़ायदा, तो वहीदा बताती हैं कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट इन इंडियन नेवी, लेकिन भारतीय नौसेना में नेवल डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ नहीं देता पेशेंट को। वो और क्या क्या काम करता है, वो कहता है शी इज़ इनफैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, बल्कि वो एक मेडिकल का ऑफिसर होता है, वो मेडिकल ऑफिसर होता है। और वो क्या क्या ध्यान रखता है, द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम, वो एक समय में जो जहाज है वो समंदर में 3 से 4 महीने के लिए जाता है, और वहाँ पर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मेरी जिम्मेदारी होगी कि टू मेक श्योर कि मैं इस बात को श्योर हो जाऊं, मैं निश्चिंत हो जाऊं, क्या किस बात के लिए, कि दैट एवरी वन ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी, कि शिप में हर कोई फिट रहे और स्वस्थ रहे। मैं मेडिकल चेकअप्स करूंगी, किसका, ऑल द ऑफिसर्स, सभी अधिकारियों का और सेलर्स का। नेवी में जो सिपाही होता है उसे सेलर बोलते हैं, और नाविक का, सेलर को हिंदी में बोलते हैं नाविक। आई ऑल्सो मेक श्योर, और मैं इस बात का भी पुख्ता ध्यान रखूंगी कि दैट, कि नो गार्बेज मतलब कूड़ा, कोई भी कूड़ा कलेक्ट ना हो, एंड देयर वर नो रैट्स ऑन द शिप, और चूहे शिप में ना हों। क्यों, क्योंकि रैट्स एंड गार्बेज, क्योंकि चूहे और गंदगी जो है वो फैलाती हैं, स्प्रेड माने फैलाना, डिजीज मतलब बीमारियां, चूहे और जो कूड़ा है वो बीमारियां फैलाता है, मैं इसका भी ध्यान रखूंगी। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप, और मैं इस बात के लिए भी हर किसी को तैयार करूंगी अगर किसी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी जहाज में होती है। वो कहता है कि इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है शिप में, जहाज में, जैसे कि कोई आग लग जाती है कहीं, तो उनको तैयार करूंगी सभी को कि इस समस्या से, इस एक्सीडेंट से कैसे डील करना है, कैसे बचाव करना है, कैसे लड़ना है ना। कितनी मज़ेदार बात और कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी साहसी है ये लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, इज़ देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या शिप में कोई हॉस्पिटल होता है, तो ये भी आपके लिए जानने वाली बात है। तो वही तो बताती हैं, फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन वो कहती है कि फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड क्या होता है, कि जो सबसे पहली सहायता होती है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। वो क्या होती है कि अगर बाई चांस कोई बीमारी होती है तो जो सबसे पहले कि वो ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, जितनी जल्दी से जल्दी उसको कोई प्राथमिक इलाज, सबसे पहला इलाज मिल जाए, उसे फर्स्ट एड बोलते हैं, तो वो जहाज में होती है। ईच शिप हैज़ वन डॉक्टर, एक डॉक्टर होता है हर एक जहाज में, एंड 2 और 3 असिस्टेंट, और उसके 2 और 3 असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट मीन सहयोगी, जो उसको सहयोग करते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स, कुछ आवश्यक दवाइयाँ, एंड सम इक्विपमेंट्स, और कुछ औजार, एंड आर ऑल्सो अवेलेबल, और कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं दवाइयों के साथ साथ। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम, और ये सारी की सारी चीज़ें एक छोटे से कमरे में रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। वो कहते हैं कि आप पहली महिला हैं जिन्होंने अगुवाई की थी, लीड माने अगुवाई, यानी जो सबसे आगे चली थी पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड क्या होता है, जैसे कि अभी आप क्लास 4th में हैं, आप पास होंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो ठीक उसी प्रकार जब आप आर्मी में होते हैं या नेवी में होते हैं, तो जब बच्चे उसको पास करके, ट्रेनिंग को पास करने के बाद नौकरियों में जाते हैं, तो उनकी एक परेड होती है जिसे पासिंग आउट परेड कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने पासिंग आउट परेड को अगुवाई की है, सबसे आगे आप रही हैं, यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। और जो उसकी अगुवाई करता है, उस पासिंग आउट की परेड की अगुवाई करता है, वो कौन कर सकता है, जो सबसे होशियार बच्चा हो, राइट। तो उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, तो पूछना आपने बहुत मेहनत करी होगी। तो वहीदा बताती हैं, माई सीनियर गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस for 3 years. I felt happy that they had chosen me and showed faith in me. So I practiced very sincerely. वो बता रही हैं कि मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे से बड़े थे, सीनियर मीन्स कि मेरे से जो बड़े थे, उन्होंने गिव दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका मुझे दिया, टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years, 3 साल तक मेरी
परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे सीनियर्स ने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत खुश थी, आई फेल्ट हैप्पी, मैं बहुत खुश थी, दैट किस बात के लिए, कि दे हैड चूजन मी, कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे चुना इस काम के लिए, एंड शोड फेथ इन मी, और मेरे पे भरोसा दिखाया। शोड मीन्स दिखाना, फेथ मीन्स विश्वास, मुझ पे भरोसा या विश्वास दिखाया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली, इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करी ईमानदारी से, सिंसियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया, टेल अस समथिंग अबाउट योर परेड, कुछ हमें अपने परेड के बारे में बताइए। और वहीदा ने इसके बारे में बताना शुरू किया, और क्या बताना शुरू किया, चलिए पढ़ते हैं। इन अ परेड 4 platoons march behind the leader. 36 commands have to be given during the entire parade. These must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear. The voice should also reach the spectators sitting on the other side of the ground. अब वो कहती है कि भाई इन अ परेड, एक परेड में 4 प्लाटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर, जो लीडर होता है, जो सेनानायक होता है या जो सबसे आगे चल रहा होता है, उसके पीछे पीछे 4 प्लाटून्स होती हैं। 4 प्लाटून्स मतलब क्या होता है, 4 अलग अलग टोलियां होती हैं। एक टोली में कितने मेंबर्स होते हैं, 32। एक प्लाटून में 32 सिपाही होते हैं। तो 4 प्लाटून्स में कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 128, राइट। कैसे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128 सोल्जर्स होते हैं जिन्हें उन्हें लीड करना होता है। लीडर को, लीडर के पीछे 128 सोल्जर्स होते हैं या 4 प्लेटून्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करना चाहिए आपको। ऐसे ही जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे अपने आप भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब कितनी कमांड्स देनी होती हैं, 36 कमांड्स, 36 ऑर्डर्स देने होते हैं, बातें कहनी होती हैं ड्यूरिंग द एंटायर परेड, पूरी की पूरी परेड में उन्हें 36 बार कोई कमांड देनी होती है। You must be given in a very, these must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear, और वो इतनी तेज आवाज में बोलनी होती हैं कि वो सबसे पीछे तक सुनाई दे। रेयर मतलब पीछे। और the voice should so also reach the spectators sitting on the other side of the ground, और वो कमांड इतनी तेज होनी चाहिए, वो आवाज़ इतनी तेज होनी चाहिए कि पहुंच सके स्पेक्टेटर्स मीन्स जो परेड देखने आए हैं उन तक, जो परेड देखने आए हुए हैं और बैठे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, वो ग्राउंड के दूसरी तरफ भी बैठे हैं, वहाँ तक भी वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए। वो 36 कमांड्स इतनी ज़ोर से बोली जानी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लाटून्स, कि क्या तुम नर्वस मतलब घबराई नहीं जब तुमने 4 प्लाटून्स को लीड करना था। तो वो क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। वहीदा कहती हैं, आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स, इफ यू फॉरगेट इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड। I practiced every morning and evening for a month, but I have been participating in parade since school. वो कहती है कि वहीदा कहती है, आई वॉज नॉट नर्वस, मैं बिल्कुल भी घबराई भी नहीं थी, लेकिन वन हैज़ टू शाउट, लेकिन एक व्यक्ति को बोलनी होती हैं, चीख चिल्लानी होती हैं 36 कमांड देनी होती हैं। इफ़ यू फॉरगेट, अगर आप भूल जाएंगे, इवन वन, यहाँ तक कोई एक, अगर आप कोई एक भी भूल जाएंगे तो द एंटायर परेड, जो पूरी की पूरी परेड है, कैन बी स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना। तो पूरी की पूरी परेड जो है वो खराब हो सकती है। मैंने प्रैक्टिस की थी हर सुबह और शाम को पूरे 1 महीने, लेकिन मैं पार्टिसिपेटिंग, मैं हिस्सा लिया करती थी या प्रतिभाग किया करती थी परेड में जब मैं स्कूल में थी। यानी कि 1 महीने तो मैंने जम के प्रैक्टिस की, लेकिन ये 1 महीने की प्रैक्टिस का परिणाम नहीं था। मैंने जो स्कूल में पूरे प्रैक्टिस की थी उसका भी नतीजा था
कि मैं एक भी कमांड नहीं भूली। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। वो कहता है आपके नेम के पीछे जो प्रिज्म लिखा है उसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने पढ़ा था लेफ्टिनेंट कमांडेंट वहीदा प्रिज्म। तो वो बताती हैं कि क्यों उनके नाम के पीछे प्रिज्म लगा हुआ है। तो वहीदा बताती है माई फादर गेव मी दिस नेम टू मी, मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया। अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म and that is why he started calling me by this name from my childhood itself। वो बताती हैं कि मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया था प्रिज्म का, और प्रिज्म की क्या खासियत होती है, ये एक तरह का ग्लास होता है, एक तरह का शीशा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दर्शाता है 7 कलर्स, 7 अलग अलग कलर्स को। प्रिज्म जो है जब उसमें से लाइट जाती है तो लाइट तो एक कलर की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से वो 7 अलग अलग कलर जो लाइट में होते हैं वो दिखाती है। जो रोशनी है वो 7 अलग अलग कलरों से मिलकर बनी होती है। जो कलर हमें दिखाई नहीं देते वो आपको एक सिंपल सी उजाला दिखाई देता है, लेकिन जब हम उस उजाले को प्रिज्म से, उस लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमारे को एक तरफ से लाइट जाती हुई दिखाई देती है और दूसरी तरफ से 7 अलग अलग रंग उस लाइट के दिखाई देते हैं। ये क्वालिटी होती है प्रिज्म की। तो वो यही बताती है कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी प्रिज्म की तरह बनूं, इसीलिए उन्होंने मुझे शुरू से ही, मेरे बचपन से ही मुझे इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। तो ये कहानी थी वहीदा की, और अब मुझे लगता है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा और आपने भी कुछ नई अच्छी बातें सीखी होंगी। अभी आप भी स्कूल लाइफ में हैं तो आपके पास भी सीखने के लिए स्कूल से बहुत कुछ है, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। डू यू नो एनीवन हु इज़ इन डिफेंस सर्विसेज? इज़ द पर्सन इज़ इन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? तो वो पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो डिफेंस सर्विसेज में, रक्षा सेनाओं में या रक्षा की नौकरी में, सेना की नौकरी में है? अगर जानते हैं तो बताइए कि वो इज़ द पर्सन इज़ द नेवी, वो नौसेना में है, आर्मी थल सेना में है, या एयरफोर्स वायुसेना। भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, एक जल सेना, एक थल सेना और एक वायुसेना। तो वो कहता है अगर आप किसी भी सेना के अधिकारी को या सेना के जवान को जानते हैं तो वो किस में है ये बताइए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? और वो क्या काम सेना में करते हैं वो बताइए। वुड यू लाइक टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज? क्या तुम भी डिफेंस सर्विसेज यानी कि सेना की नौकरी करना चाहते हो? जो जैसा करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू जॉइन? और अगर आप किसी सेना में जाना चाहते हैं तो इनमें से किस में जाना चाहेंगे? आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, किस में जाना चाहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज? और कौन कौन से नौकरियां हैं, काम हैं जिनमें लोग यूनिफॉर्म्स मतलब यूनिफॉर्म पहनते हैं एज इन डिफेंस सर्विसेज, जैसा कि डिफेंस सर्विसेज में पहना जाता है। तो ऐसे यूनिफॉर्म को इसमें पहनते हैं, पुलिस में पहनते हैं। वेरी गुड। और कौन कौन से में है? अब यूनिफॉर्म तो डॉक्टर्स भी पहनते हैं, है ना। आपके फादर जिस कंपनी में जॉब करते हैं उनकी भी कोई यूनिफॉर्म हो सकती है ना। तो आपने ऐसे ही कुछ यूनिफॉर्म्स के या ऐसी भी जॉब्स के नाम बताने जिसमें लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। नेक्स्ट है, वहीदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी? तो कहता है कि वहीदा जो है एज ए डॉक्टर की तरह काम करती है भारतीय नेवी में। और क्या तुम कोई और काम बता सकते हो जो नेवी के लोग करते हैं, या क्या और कौन सी पोस्ट हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई डॉक्टर के अलावा असिस्टेंट होते हैं, उसके अलावा सेलर्स था, है ना, और नेवल ऑफिसर्स होते हैं। ऐसे ही कोई 5 नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। अब वो कहता है हैव यू एवर सीन अ परेड? क्या तुमने कभी कोई परेड देखी है? होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 commands. For example, parade eyes right, don't move, close in,
open file. Can you add some more commands to this list? तो वो कहता है कि क्या तुमने कभी परेड देखी है, और अगर उसके बाद वो कहता है कि आप भी एक परेड अपने स्कूल में करिए और कोशिश करिए कि आप भी 36 कमांड दे सकें। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो एग्जाम्पल कहता है परेड आइज राइट, कि आपकी आंखें राइट साइड में होनी चाहिए। डोंट मूव, हिलना नहीं है। क्लोज इन, ओपन फाइल, इस तरीके की कमांड्स जो होती हैं वो सारी की सारी कमांड्स ढूंढिए। और कैन यू एडिट सम मोर, और कुछ और भी इसमें ऐड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर तो आपको कुछ और कमांड्स के नाम लिखने हैं, बस 1 2 3। राइट, अब वो लास्ट कहता है कि टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर और हिज वर्क। किसी डॉक्टर से बात करिए और उसके कुछ काम के बारे में उससे पूछिए। राइट, और अब क्या कहता है? डू यू नो एनी वुमन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल? टॉक टू हर in the same way as we talked to Lieutenant Commander Wahida Prism. Think of the questions that you will ask. Find out why she has chosen that work. What were the difficulties she faced in her life? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि क्या तुम किसी ऐसी औरत को जानते हो जिसने कुछ किया हो अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो सामान्य नहीं है, मतलब जो आम तौर पर जो औरतें नहीं करती। क्या तुम किसी ऐसी औरत को जानते हो जिसने ऐसा कोई काम किया हो? वो कहता है उससे बात करो, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने बात की लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से। आप भी अपने कुछ क्वेश्चंस बनाइए। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाइए जो तुम पूछ सकते हो। फाइंड आउट, और पता करिए वाई शी चूजन दैट वर्क, उन्होंने क्यों ये काम चूज़ किया, चुना, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या परेशानियाँ उनको अपने जीवन में आई। ये एक टास्क है। अगर आप किसी को जानते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछकर एक अपनी स्टोरी बना सकते हैं। तो ये थी स्टोरी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे कैसे पढ़ी, कैसे कैसे उन्होंने ये जॉब की और कैसे कैसे परेड को उन्होंने संभाला। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.